ऑलराइट गाइस, तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है, जिसपे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन का रिटर्न ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। सर्वाइवर सीरीज में रैंडी ऑर्टन होने वाला है। बाकी क्या कुछ हुआ पूरे शो पे आइए हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आज जो शो की स्टार्टिंग है वो ड्रू मैकिंटायर करते हैं। ड्रू मैकिंटायर आज सिर्फ एक बात का जवाब देना आए होते हैं कि क्या उन्होंने जजमेंट डे ज्वाइन करी है या नहीं करी है, क्योंकि जब से ड्रू मैकिंटायर ने जे उसो के ऊपर अटैक करके फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट का टाइटल उनके हाथ से जाने से बचाया, तब से काफी सारे लोगों का सिर्फ यही सवाल हो रहा है ड्रू मैकिंटायर से कि क्या उन्होंने जजमेंट डे ज्वाइन कर लिया। तो इसी बात का जवाब देना आज ड्रू मैकिंटायर आए होते हैं शो पे। ड्रू मैकिंटायर बोलते कि यार जब से मैंने जे उसो को बजाया तब से सभी लोग मुझसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं जजमेंट डे के साथ हूं। तो मैं उस पर आपको बता दूं कि मैं जजमेंट डे के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ सर्वाइवर सीरीज में एक मैच के लिए उनके साथ हूं। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि भाई ड्रू मैकिंटायर का भी प्रॉपर हील टर्न नहीं हुआ है। ड्रू मैकिंटायर अभी भी कहीं ना कहीं एक फेस सुपरस्टार है, और आज भी जब उन्होंने प्रोमो कट किया तो उनके चेहरे पे एक फेस सुपरस्टार वाली लुक थी। उनके चेहरे पे इवन थोड़ी बहुत स्माइल भी थी जो कि फेस सुपरस्टार के चेहरे पे होती है। वरना भाई ड्रू मैकिंटायर अगर हील सुपरस्टार होते ना तो उनका फेस ही बिल्कुल अलग होता है। तो जितने भी लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि अभी ड्रू मैकिंटायर हील सुपरस्टार है, भाई अभी ड्रू मैकिंटायर हील सुपरस्टार नहीं है। हाँ, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहे हैं हील सुपरस्टार में, बट अभी वो ऐसा हील नहीं है। खैर, इसके बाद ड्रू मैकिंटायर को यहाँ जे उसो आके इंटरप्ट कर देते और जे उसो का यहाँ आना बनता भी था, क्योंकि जे उसो उनकी वजह से अपनी चैंपियनशिप हार गए। खैर, ये तो बदला ही पूरा होने वाली बात होगी, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर भी हारे थे जे उसो की वजह से। जे उसो आके छोटा सा प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में थोड़ी बहुत बातें बोलते हैं कि यार तू तो बहुत ईमानदार बनता था कि मैं अकेला ही काफी हूँ, अब तुझे जजमेंट डे की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही और तूने मेरे मैच में अपनी दखलंदाजी करके अपना बदला भी ले लिया और तूने जजमेंट डे का साथ दिया, जो मुझे तुझसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब इनके पीछे एक छोटा सा प्रोमो चल ही रहा होता, बट जे उसो के पीछे पीछे फिर वहां सेथ रोलिंस, कोडी रोड और सैमी ज़ेन सारे आ जाते हैं। फिर जजमेंट डे के भी सारे मेंबर आ जाते हैं और ये सारे आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और जब लग रहा था ना कि अब इनके बीच भसड़ होने वाले, सब एक दूसरे पे हाथ छोड़ने वाले, इतने में एडम पेयर्स बीच में आ जाता है और वो साफ साफ क्लियर वार्निंग दे देते हैं कि अगर आज यहाँ किसी ने एक दूसरे पे हाथ छोड़ा या किसी ने भी लड़ाई वड़ाई करी तो मैं सीधा उस बंदे को सस्पेंड कर दूंगा। और एडम पेयर्स की ये धमकी सारे सुपरस्टार को समझ में आ भी जाती है। वो एक दूसरे पे हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, बस चुपचाप से एक दूसरे के ऊपर शॉट्स ले रहे होते हैं। फिर एडम पेयर्स कोडी रोड से बोलते हैं यार देखो, जजमेंट डे के अंदर 5 बंदे और तुम लोगों सिर्फ 4, तो तुम्हें एक बंदा लाना पड़ेगा आज शो खत्म होने तक जो तुम्हारी टीम को ज्वाइन करेगा सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम के लिए, वरना तुम्हारा मैच जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तुम 4 जने मैच रेसल नहीं करोगे, तुम्हें एक बंदे की जरूरत है और वो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। आज का मंडे नाइट रॉ खत्म होने से पहले तो भाई कोडी रोड, जे उसो, सैमी ज़ेन सारे ही बंदे ढूंढने में लग जाते हैं एक मेंबर को। और फिलहाल ये शो का स्टार्टिंग का सेगमेंट यहीं पे खत्म हो जाता, पर इस सेगमेंट ने ना भाई पूरे शो में ऐसी जान सी डाल दी थी कि मतलब कौन होने वाला है वो मेंबर। काफी सारे लोग सोच रहे थे कि सीएम पंक होने वाला है, काफी सारे लोग रैंडी ऑर्टन की उम्मीद लगाए बैठे थे। इवन कुछ लोग तो एले नाइट के बारे में भी सोच रहे थे, क्योंकि कोडी रोड ने स्मैकडाउन पे एले नाइट को बचाया था, तो शायद एले नाइट हो सकते हैं कोडी रोड के पार्टनर। खैर, वो पार्टनर कौन होने वाला है ये तो हमें आगे शो पे पता चली जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। फिलहाल गाइस, इसके बाद शो पे मैच होता है रकेल रोड्रिगस वर्सेस नाया जैक्स। देखो, मैच कुछ ज्यादा खास था नहीं, पर इस मैच की जो एंडिंग थी ना वो बहुत फनी सी थी। होता यह कि रकेल रोड्रिगस नाया जैक्स को रिंग पे से पावर बॉम्ब लगाने के लिए उठा रही होती है, पर वो नाया जैक्स को अपने ऊपर ही खेल रही थी, जिसकी वजह से नाया जैक्स रकेल रोड्रिगस को वहीं पिन कर देती है। मतलब भाई अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार ली रकेल रोड्रिगस ने, और इस मैच में जो विक्ट्री है वो भी नाया जैक्स ही ले जाती है। इसके बाद गाइस, हमको बैक स्टेज से जजमेंट डे के बीच एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे ये डिस्कस हो रहा था कि आज शो के मेन इवेंट में कौन वो जजमेंट डे का मेंबर है जो मैच रेसल करेगा, और जो भी मैच आज जीतेगा टीम कोडी रोड के अगेंस्ट, मतलब टीम कोडी रोड में जो भी मेंबर मैच रेसल करेगा उसके अगेंस्ट जो भी आज जजमेंट डे का मेंबर जीतेगा उसके पास एक एडवांटेज होगी सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम के मैच के लिए। इस मैच के लिए जजमेंट डे में से ड्रू मैकिंटायर तैयार होता है। हालांकि डेमियन प्रीस्ट इसके लिए पहले मना कर रहे होते हैं, पर बाद में वो मान जाते हैं। और टीम कोडी रोड में से जे उसो तैयार होते हैं मैच रेसल करने के लिए, क्योंकि उनकी पर्सनल दुश्मनी भी है थोड़ी ड्रू मैकिंटायर के साथ। इस पे भी सेथ रोलिंस जे उसो को मना करता है कि भाई मैं जाता हूं, मैंने पहले ड्रू मैकिंटायर को हरा रखा है तो मुझे जाना चाहिए उसके साथ मैच रेसल करने के लिए, पर जे उसो किसी की सुनते नहीं है। और शो के मेन इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल हो जाता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे उसो। इसी सेगमेंट के बीच हमको कोडी रोड की साइड से ये भी पता चलता है कि जो 5वां मेंबर होने वाला है टीम कोडी रोड के लिए, उसकी कोडी रोड से बात हो चुकी है कॉल पे, और आज शो खत्म होने तक वो सबको बता भी देंगे कि कौन होने वाला है टीम कोडी रोड का 5वां मेंबर। तो मतलब देखा जाए तो कोडी रोड को पार्टनर तो मिल गया, बट कोडी रोड ने काफी सीक्रेट ऐसा रख रखा था जो उन्होंने लास्ट में जाके बिल्कुल बताया, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल इसके बाद शो पे मैच होता है बेकी लिंच वर्सेस ज़ाइली। अब देखो, इस मैच की जितनी हाइप बनाई थी ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मतलब जैसे इस मैच को बिल्डअप करा था, जैसे बेकी लिंच का मौका खा गई थी ज़ाइली बैटल रॉयल में पार्टिसिपेट करने का, तो मतलब जितनी भी अच्छी खासी हाइप बनाई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच के लिए, उतना भाई इस मैच ने डिलीवर नहीं किया। देखो, मैच ठीक ठाक था, मैच में ज्यादा कोई कमी नहीं थी, पर जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस मैच से, और भाई मैं बहुत ही कम वुमेन्स डिवीजन से किसी भी मैच से एक्सपेक्ट करता हूं, पर इस मैच से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मैच अच्छा हो सकता है, पर भाई उतना उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है मैच। खैर, फिलहाल इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो बेकी लिंच इस मैच में जीत जाती है, बट मैच खत्म होने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, पूरा डैमेज कंट्रोल जो है वो बैरिकेड के पास आके खड़ा हो जाता है। जब बेकी लिंच को फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको क्या करना है, ऐसा लग रहा था कि ये सारे मिलकर बेकी लिंच के ऊपर अटैक करने वाले हैं, बट इतने में शार्लेट फ्लेयर और बाकी सारी जो वुमेन्स होने वाली है वॉर गेम में उस मैच में, सारी की सारी वुमेन्स आके डैमेज कंट्रोल के ऊपर अटैक कर देती है, और फिर एक बार हमको इनके बीच एक भसड़ देखने को मिलती है, जो हमको स्मैकडाउन पे 2-2 बार देखने को मिलती है। सेम वैसी भसड़ आज मंडे नाइट रॉ पे भी होती है, ऑफिशियल्स आके बड़ी मुश्किल से इनको बीच में से अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद गाइस शो पे जॉनी गार्गानो वर्सेस लुडविग काइजर का मैच होता है, और फाइनली भाई आज इतने टाइम बाद जाके जॉनी गार्गानो ने एक सिंगल्स मैच में मंडे नाइट रॉ के ऊपर विक्ट्री ली है, वरना
वरना जैसे WWE मंडे नाइट रॉ के ऊपर जोनी गर्गानो को दिखा रही थी कि वो टैग टीम मैच भी हार गए थे, सिंगल्स मैच भी हार गए, तो मुझे लगा नहीं था इस मैच में भी वो कहीं से भी जीतेंगे। पर इस मैच में विक्ट्री जो है वो जोनी गर्गानो ले आता है। पर मैच खत्म होने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज होती है, मैच की एंडिंग में विंची आ जाता है, जिसकी वजह से लुडविग काइजर का सारा ध्यान विंची की तरफ चला जाता है, क्योंकि लुडविग काइजर ने मैच शुरू होने से पहले विंची से मना करा था कि उनके मैच में दखल अंदाजी मत करना। पर फिर भी विंची जो है वो लास्ट मोमेंट में मैच में पहुंच ही जाता है, जिसका फायदा उठा के जोनी गर्गानो इस मैच में विक्ट्री ले जाता है। और जब लुडविग काइजर हार जाता है तो भाई लास्ट में देखो आप विंची के फेस पे एक स्माइल सी है, जिसको देख के लुडविग काइजर भी थोड़े शौक से थे। तो इस चीज को देख के तो भाई मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि जल्दी इंपीरियम का ब्रेकअप होने वाला, जल्दी इंपीरियम टूटने वाली है, और हो सकता है कि विंची वर्सेस लुडविग काइजर का ही मैच हो जाए, क्योंकि जिस तरह से विंची आज थे लुडविग काइजर के लिए, मुझे लगा नहीं इनकी दोस्ती ज्यादा टाइम तक टिकने वाली है। खैर फिलहाल इस मैच में जो विक्ट्री है वो विंची की मेहरबानी की वजह से जोनी गर्गानो ले जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से फैटल 4 पे टैग टीम मैच होता है, और आज जोन सी भी वुमेन्स डिवीजन की टैग टीम ये मैच जीतेगी, वो जाके चैलेंज करेगी WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। मैच की अगर बात की जाए तो देखो मुझे ऐसे मैच पसंद है जिसमें काफी सारे टैग टीम्स हो, बट वुमेन्स डिवीजन की तरफ से मैच हो, काफी सारी टैग टीम्स हो, मतलब समझ में नहीं आएगा आपको मैच। तो मैं आपको सीधा इस मैच का रिजल्ट बता देता हूं। इस मैच में जो विक्ट्री है वो टीगन नोक्स और नटालिया ले जाती है, और नटालिया और टीगन नोक्स अब जाके चैलेंज करने वाले हैं वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद गाइस शो पे मेज और गुंथर के बीच एक सेगमेंट होता है, जिसमें मेज जो है वो ऑफिशियली एक बेबी फेस है, और जैसा आज मेज ने प्रोमो कट किया वो भी बिल्कुल बेबी फेस वाला था। मेज ने यहाँ पे पहले जो काफी सारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके हैं, जो लेजेंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके हैं, उनकी काफी सारी बातें करी। हल्क होगन के बारे में बात करते हैं कि हल्क होगन एक ग्रेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे। फिर मेज अपनी भी बात करते हैं कि वो खुद ऑलरेडी 8 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं, और इस बार वो गुंथर को हरा के 9 टाइम ये टाइटल अपने नाम करने वाले हैं। इसके रिप्लाई में गुंथर बोलते हैं कि भाई तुझे जो बोलना है तू बोल ले, क्योंकि ना तो तू पहला बंदा और ना ही आखिरी बंदा है जो ये सब बातें बोल रहा है। तेरे से पहले भी कई बंदे आए हैं जिन्होंने मेरी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया, और कई बंदे तेरे से पहले आके हार के जा चुके हैं, तो तू भी बस मेरी लिस्ट में अगला नाम होने वाला जिसको हरा के मैं अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लूंगा। इसके बाद गुंथर जो है वो मेज को टीज करने लगता है, मतलब ऐसा उनको उकसाने लगता है कि ताकि मेज उनके ऊपर हाथ छोड़े, जिसकी वजह से मेज परेशान होकर रिंग से जाने भी लगते हैं। पर स्टिल गुंथर जो है बहुत ज्यादा टीज कर रहे होते हैं मेज को कि भाई वो कैसे ना कैसे करके मेज उनके ऊपर हाथ छोड़ना स्टार्ट कर दे। और फिर जब मेज का पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है तो वो गुंथर के ऊपर हाथ छोड़ता है, बट गुंथर उसको काउंटर करके उल्टा मेज के ऊपर ही अटैक कर देता है। पर भाई मेज तो मेज है, वो काफी चालाक बंदा है, वो गुंथर को लो ब्लो लगाता है, उसके बाद अपना स्कल क्रशिंग फिनाले लगा के गुंथर को बिल्कुल टेक डाउन कर दिया उन्होंने। लास्ट में मेज जो है वो ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेस भी करता है, जिसको देख के लग रहा था कि हाँ मेज के आप थोड़े बहुत चांसेस हैं गुंथर के सामने एटलीस्ट परफॉर्म करने के लिए, चाहे टाइटल जीते ना जीते बट परफॉर्म करने के लिए आप चांसेस हैं। इसके बाद गाइस शो पे मैच होता है चैट गेबल वर्सेस शिंस्के नाकामोरा। काफी कमाल का ये मैच था, और फिर से एक बार इस मैच में जो विक्ट्री है वो शिंस्के नाकामोरा ले जाता है, मतलब शिंस्के नाकामोरा का जो डोमिनेशन चल रहा है मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो कंटिन्यू रहता है। पर मैच से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हमको बैक स्टेज से देखने को मिलती है, जब शिंस्के नाकामोरा एक प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो किसी का वेट कर रहे हैं। ये चीज हमने पहले के शोज पे भी देखी है, बट आज के शो पे भी शिंस्के नाकामोरा सेम बात बोल रहे होते हैं कि वो थक गए हैं वेट कर करके, और अब तुमको आना ही पड़ेगा, मतलब जिसको भी शिंस्के नाकामोरा बुला रहा है, पता नहीं मुझे किसको बुला रहे हैं वो, और शिंस्के नाकामोरा ये बोलते हैं कि वो लास्ट बार वेट कर रहा है और अब उसको आना ही पड़ेगा जिसका शिंस्के नाकामोरा वेट कर रहे हैं। तो काफी क्यूरियस सा, मतलब काफी एक ऐसा सवाल पैदा करने वाला ये प्रोमो था। बाकी कौन होने वाला है वो बंदा जिसका शिंस्के नाकामोरा वेट कर रहा है, वो तो हमको बाद में पता चलेगा जब वो बंदा खुद से आ जाएगा। फिलहाल गाइस इसके बाद आ जाता है हमारा शो का मेन इवेंट, जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और आज के शो का मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मजेदार मैच यही था, और WWE ने मेन इवेंट में रखवा के इसको बहुत ही सही काम किया। मैंने ऑनेस्टली पूरा मैच देखा और मुझे पूरे मैच में बहुत ही ज्यादा मजा आया। ड्रू मैकिंटायर की इतनी ज्यादा डोमिनेशन इस मैच में थी, ड्रू मैकिंटायर के लिए यूसक के चैंट भी लग रहे हैं, जे उसो को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था इस मैच में, बट फिर भी जे उसो कहीं ना कहीं मुझे ड्रू मैकिंटायर के लेवल के बंदे नहीं लग रहे थे। मतलब जैसे सेथ रोलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच हुआ था, सेथ रोलिंस एक अच्छे खासे अपोनेंट लग रहे थे ड्रू मैकिंटायर के सामने, वैसे जे उसो कहीं से भी नहीं लगे। हाँ जे उसो ने मैच अच्छा रेसल किया, उन्होंने कुछ मूव्स भी काफी अच्छे लगाए, इवन जब क्लेमोर किक लगाने जा रहा होता है ड्रू मैकिंटायर तो उसको कन्वर्ट करके सुपर किक लगाई जे उसो ने, और भी काफी सारे मूव जे उसो ने अच्छी लगाई, बट फिर भी इस मैच में जो विक्ट्री है वो ड्रू मैकिंटायर ले जाते हैं जब वो अपनी फ्यूचर शॉक डीडीटी लगा देते हैं। और अब जो एडवांटेज होने वाला है सर्वाइवर सीरीज के अंदर वॉर गेम के मैच में, वो होने वाला है टीम जजमेंट डे के पास, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत चुके हैं। खैर फिलहाल मैच खत्म होने के बाद जे उसो के ऊपर पूरी जजमेंट डे आके अटैक कर देती है। अब जजमेंट डे ने जे उसो के ऊपर अटैक किया तो भाई कोडी रोड, सेथ रोलिंस और सैमी ज़ेन को तो आना ही था। कोडी रोड, सेथ रोलिंस, सैमी ज़ेन आते हैं, उनके हाथ में सबके चेयर होती है, वो आते ही जजमेंट डे के ऊपर टूट पड़ते हैं, सबको चेयर शॉट लगा के रिंग के बाहर फेंक देते हैं। और जब पूरी जजमेंट डे को उन्होंने रिंग के बाहर फेंक दिया तो कोडी रोड माइक लेके बोलते हैं कि मुझे अपनी टीम के लिए 5वां मेंबर मिल गया, जिसको पूरी WWE जानती है, पूरी WWE इंडस्ट्री उस बंदे को जानती है। मेरी उसके साथ एक बहुत अच्छी लेगेसी रह चुकी है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि एप्रेक्स प्रेडेटर होने वाला है। और जैसे ही कोडी रोड ने एप्रेक्स प्रेडेटर बोला, भाई पूरे क्राउड की तरफ से रैंडी के चैंट लगने लगते हैं, मतलब रैंडी ओटन के चैंट लगने लगते हैं, जिसको सुनकर कोडी रोड बोलते हैं कि जितने भी लोग ये बोल रहे हैं ना ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, और रैंडी ओटन पार्ट होने वाला है अब टीम कोडी रोड का सर्वाइवर सीरीज के लिए, और ये बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है। तो भाई जिस चीज का हमको काफी टाइम से इंतजार था, लगभग 1 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि रैंडी ओटन कब आएंगे, काफी सारे प्रेडिक्शन भी आ रही थी रैंडी ओटन को लेके कि रैंडी ओटन अब रिटर्न करेंगे, काफी सारी न्यूज उनको लेके आ रही थी। तो अब बिल्कुल फाइनली आप बोल सकते हो, बिल्कुल ऑफिशियली आप बोल सकते हो कि रैंडी ओटन
सर्वाइवर सीरीज में आने वाला है, जिसको लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि रैंडी ऑर्टन भाई मतलब अलग ही लेवल बंदा है वो। तो कुल मिला के जो सर्वाइवर सीरीज अब तक मेरे को थोड़ी मतलब ज्यादा मजेदार नहीं लग रही थी, क्योंकि रोमन रेंस का कोई मैच नहीं था, कोई चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं था, तो अब भाई रैंडी ऑर्टन की वजह से वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। बाकी फिलहाल रैंडी ऑर्टन के रिटर्न की अनाउंसमेंट के साथ ये शो जाता है यहीं पे खत्म, जो कि मेरे हिसाब से भाई रैंडी ऑर्टन के बिल्डअप देने के लिए बहुत ही परफेक्ट शो था। मजा आया आज के शो पे, बेशक आउट ऑफ द बॉक्स चीजें ना हुई हो, पर फिर भी आज का शो काफी कमाल का था। बाकी आपको कैसा लगा आज का शो कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।